इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर 2 फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए। ओल्ड टैक्स रजिम में आपको कैसे फाइल करनी है, न्यू टैक्स रजिम में अगर आपको फाइल करनी है तो कैसे करनी है। अगर आप एक सैलरी पर्सन है, स्टॉक से या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन है, क्रिप्टो से कैपिटल गेन है, तो उसकी रिपोर्टिंग आईटीआर 2 के अंदर कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा। न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रजिम में आपके लिए कौन सी बेटर है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सारी जानकारी आज आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं हर एक सेगमेंट की डिटेल वाइज, तो मैंने कोर्स की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। या फिर अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर हमारे टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, आप हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आईटीआर को फाइल करने से पहले आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपके पास में फॉर्म 16 है तो बहुत बढ़िया बात है, कंपलसरी नहीं है लेकिन है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको एक कैपिटल गेन का स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा, आपके स्टॉक्स का और आपके म्यूचुअल फंड्स का। अब ये कहां से निकलेगा, तो ये निकलता है आपके ब्रोकर की साइट से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने ज़ीरोधा के अकाउंट के अंदर, तो आप जब रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स पेंडल देखने को मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप कोई भी ब्रोकर के साथ में चेक करेंगे, हमेशा आपको रिपोर्ट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स होता है उसका आप कैम्स और के फिनटैक्स से भी स्टेटमेंट निकलवा सकते हो। तो इसकी जो जानकारी थी मैंने एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी दे रखी है, तो इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको जो है इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए आपके पास में इस टाइप का स्टेटमेंट निकल जाता है, जिसके अंदर आपको खुद कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सारी चीजें पहले से बेसिकली मेंशन होती है, जैसे आपका इक्विटी के ऊपर आपका कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसके अलावा अगर आपका स्टॉक्स है तो स्टॉक्स के ऊपर आपका इक्विटी के ऊपर कितना लॉन्ग टर्म है, कितना शॉर्ट टर्म है। तो ये सारी कैलकुलेशन ना ब्रोकर्स अपनी रिपोर्ट्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। साथ में इसको क्रॉस चेक करने के लिए जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एआईएस चेक कर लेना है। तो एआईएस में आप देख सकते हैं आपको सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज है, यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर आपको कैम्स और सीडीएसएल की यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन दिखने वाली है, जो भी आपने शेयर से अलाउड किए या फिर जो भी म्यूचुअल फंड रिडीम किए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको फाइलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको जो है 24 और 25 रखना है। मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है, स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप फॉर्म देख सकते हैं, तो आईटीआर 2 के अंदर आप सैलरी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, क्रिप्टो का वीडियो वगैरह हो गया, इसके अलावा जो अदर सोर्सेज की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, तो ये शेड्यूल्स बेसिकली आपको मिलने वाले हैं और इनकी इनकम जो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका इंट्राडे है या एफ&ओ है तो उस केस में आईटीआर 2 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपली यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। ये आपसे रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, आपको अदर रीजन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे शेड्यूल्स आने वाले हैं, तो मेजरली जो आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं वो इनकम वाले कॉलम के अंदर करने हैं। तो देखिए अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो इस बॉक्स को आपको चेक बॉक्स रखना है। अगर आप होम लोन के टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं या आपकी रेंटल इनकम है तो इस बॉक्स को भी आपको चेक बॉक्स करना है। और कैपिटल गेन तो आपका रहने ही वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे आईटीआर 2 इसलिए फाइल कर रहे हो ताकि मैं अपने कैपिटल गेन वगैरह यहाँ पे दिखा सकूँ। इसके अलावा अगर आपका क्रिप्टो है तो फिर आपको शेड्यूल वीडियो भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, और नीचे आपको कई सारे शेड्यूल मिलेंगे जिसको बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे ही रहने देना है। डिडक्शन अगर के अंदर आप जाते हैं वहां कोई चेंजेस नहीं करते, अदर्स में कोई चेंजेस नहीं करने, सीधा आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये कई सारे क्वेश्चन पूछने वाला है, आप सभी को स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट खुल जाएगी सारे शेड्यूल की, और 1 बाय 1 आपको सभी को कंफर्म कराना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो है बेसिकली आपको जो ऑप्शन मिलने वाला है जनरल इन्फॉर्मेशन में, वो फाइलिंग स्टेटस के अंदर न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम का मिलने वाला है। जी हाँ, और यहीं पे जाकर जो है यहाँ पे 2024-25 के लिए लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग अपनी जो आईटीआर को ड्राफ्ट करेंगे वो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर करेंगे, तो इस ऑप्शन को हमेशा आपको नो रखना है। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि हमारा कितना टीडीएस का रिफंड या कितना टैक्स बन रहा है। फिर वापस आकर हम लोग यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करेंगे और अगेन हम लोग आईटीआर ड्राफ्ट करेंगे। फिर दोनों में से मान लीजिए जो भी बेटर ऑप्शन होगा वही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ओल्ड टैक्स में फाइल करने के लिए आपको यस करना है, लेकिन मैं न्यू के अंदर पहले इनिशिएट कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नो रखा है। फिर अगर आप नीचे जाते हैं तो आपसे यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछने वाला है, और साथ में यहाँ पे 182 डेज की कंडीशंस होती है,
उस पर आपको बेसिकली यहाँ पे चेक करना है। नीचे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मोस्टली सभी के जवाब यहाँ पे नो में रहने वाले हैं, और नीचे लास्ट में आपको बैंक डिटेल्स दिख जाएगी। उसके बाद में हमारे यहाँ पे शेड्यूल सैलरी का कॉलम मिलने वाला है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका फॉर्म 16 इश्यू हो रखा है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स एम्प्लॉयर की प्री फिल्ड मिलने वाली है। अगर आपको कैश में सैलरी मिलती है तो यहाँ पे कोई डिटेल्स आपको प्री फिल्ड नहीं मिलेगी। तो आप चाहे तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की डिटेल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली एडिट बटन पे क्लिक करना है, अपने एम्प्लॉयर या कंपनी का नाम डालना है, प्लस यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयर डालना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो आप अदर्स के साथ में जा सकते हैं, वरना यहाँ पे आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिर नीचे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो अगर आपके पास में यहाँ पे अगर सैलरी स्लिप्स वगैरह उसके अंदर प्रॉपर ब्रेकअप वगैरह है तो वहाँ से आप सैलरी उठा सकते हैं। वरना जो बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको फॉर्म 16 इश्यू हो रखा है तो यहाँ पे सिंपली बेसिक सैलरी आपको चूज़ करनी है, और आपकी 12 महीने की जो भी ग्रॉस सैलरी आपको फॉर्म 16 में दिखाई दे रही है वही आपको एंटर करनी है। यहाँ पे सिंपली आप अपना फॉर्म 16 उठाइए और उसके अंदर जो भी टोटल अमाउंट एज ए ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है वो ही आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए रफली यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए की एज ए एग्जाम्पल जो है सैलरी डाल देता हूँ। फिर उसके बाद में आपको नीचे आना है, आपको बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे, आपके पास में ब्रेकअप है तभी आगे के जो कॉलम्स है उनको आपको फिलअप करना है, वरना सभी को सिंपली आप स्किप कर दीजिए और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक एम्प्लॉयर की जो सैलरी है वो यहाँ पे 10 लाख रुपए सेव हो चुकी है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको सेक्शन 10 के अलाउंसेस मिलने वाले हैं, लेकिन देखिए न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई ज़्यादा अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे HRA LTA ये बेनिफिट्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं, केवल जो कन्वेंस अलाउंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होते हैं, उसी का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली न्यू टैक्स रिजिम में हम कोई भी अलाउंसेस फिलअप नहीं करेंगे। जब हम ओल्ड का ड्राफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे HRA और LTA का बेनिफिट लेंगे। इसके बाद में नीचे आपको डिडक्शन का कॉलम मिल जाएगा, जिसके अंदर 50,000 रुपये बाय डिफॉल्ट आपको डिडक्शन मिलने वाली है। प्रोफेशनल टैक्स का न्यू टैक्स में आपको कोई भी फायदा नहीं मिलता है। इस तरह से हमारा सैलरी का जो शेड्यूल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं सिंपली हाउस प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहाँ पे भी देखिए, आपको सबसे पहले अपनी जो है प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना पड़ेगा। ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी कोई रेंटल इनकम है, या लेट सपोज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे होम लोन चल रहा है आपका, उसका अगर आप टैक्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। वैसे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन का कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं उठता है। तो राइट नाउ ये केवल उनके लिए एप्लीकेबल होगा जिनकी रेंटल प्रॉपर्टी से इनकम आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट का डिडक्शन का कोई भी कॉलम नहीं मिलने वाला है, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर बाकायदा मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरो कैपिटल का भी कॉलम मिलने वाला है। तो अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन चल रहा है आपका, तो उसमें जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका टैक्स का बेनिफिट आप यहाँ पे उठा सकते हो। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट शेड्यूल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम लोग ITR 2 यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, वो है कैपिटल गेन का। अब देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला है, मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे जो एक सिंप्लीफाई तरीके से समझाता हूँ। अगर देखिए, अगर आपका इक्विटी के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है तो वो हमेशा 111A के अंदर कवर होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है इक्विटी के ऊपर या फिर म्यूचुअल फंड जो इक्विटी बेस्ड होते हैं उनके ऊपर, तो आपका 112A एप्लीकेबल होगा। मोस्टली केस में केवल ये दो ही सेक्शन आपके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उस केस में आपको फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स ऑल अबाउट लिस्टेड आइटम ये वाला ऑप्शन बेसिकली सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको 111A के अंदर डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पे मैं ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा, 111A पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे पूछा जाएगा फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। अब ये डेटा जो है आपको स्टेटमेंट से देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 7823 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन का मतलब है कि टोटल सेल वैल्यू जो भी मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स है। तो अगर आप अपने स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे तो आपको टोटल सेल वैल्यू आराम से मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू के अंदर केवल आपको इक्विटी का नहीं, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी सेल आउट कर रखे तो उसका भी टोटल सेल वैल्यू आपको ऐड करना है। यानी इसका मतलब यह है कि कैपिटल गेन के अंदर एंट्रीज आपको 1 by 1 नहीं डालनी है। ऐसा नहीं करना कि स्टॉक्स की डाल दी अलग और म्यूचुअल फंड्स की अलग डाल दी, आपको हमेशा कंबाइन एंट्रीज डालनी है। तो यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू के अंदर जैसे मैंने ये इक्विटी का ले लिया, ऐसे ही मान लो एज्यूम कर लो अगर मैंने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी बेचे होते तो उसका जो रिडम्पशन वैल्यू है वो सिंपली तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर लेता। इसी तरह से नीचे आपको नेक्स्ट कॉलम के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन डालना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली बाइंग वैल्यू डालनी है और ये भी भाई आपको स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको सेम तरीका अपनाना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर भी अगर आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स इक्विटी वाले यहाँ पे जो है सोल्ड आउट कर रखे तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो शेयर के साथ में आपको ऐड कर देनी है, ताकि आपका यहाँ पे जो भी नेट कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आएगा वो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों को मिला के आएगा। अगला कॉलम जो हमारा 112A का है, जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालना पड़ता है और वहां पे 1 लाख की एग्जम्पशन भी अलाउ रहती है।
तो यहाँ पे हमें 112A देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक एक शेयर की डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शेयर 2018 के बाद में खरीदे हैं और उसके बाद में आपने उसको बेचा है और उसके ऊपर अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है तो यहाँ पे आपको आफ्टर 31 जनवरी 2018 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अगेन आपको टोटल सेल वैल्यू और टोटल बाय वैल्यू डालनी है। और ये डेटा भी आपको अपने कैपिटल गेन के स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको अपनी टोटल सेल वैल्यू और टोटल बाय वैल्यू देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर भी इक्विटी के साथ में जो म्यूचुअल फंड्स है, अगर आपने वो सेल आउट किए इक्विटी बेस, उसके ऊपर अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है तो सेल वैल्यू के अंदर उसकी भी रिडम्पशन वैल्यू और बाय वैल्यू के अंदर उसकी भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको ऐड कर देनी है। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 30,141 का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बुक हो चुका है और इतना ही मेरे को यहाँ पे अपने स्टेटमेंट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हम लोगों ने अपना इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों ऐड करके यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग कर दी। इसी तरह मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो भी डेट म्यूचुअल फंड से या फिर लॉन्ग टर्म भी है, जिसको आजकल डेट की तरह ही ट्रीट किया जाता है डेट फंड्स के अंदर, तो यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है उसके अंदर आपको एंट्रीज कर देनी है और चीजें वही यहाँ पे सेम लगने वाली है। जैसा कि ये मेरा ग्रो का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी डेट स्कीम है वो सारी दे रखी है और उन सभी के यहाँ पे आपको बाय वैल्यू, परचेज वैल्यू और जो भी रिडम्पशन वैल्यू होगी वो आपको सिंपली तरीके से मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको वापस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म का। तो जैसे मैंने शॉर्ट टर्म सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अगेन आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी है अपने डेट म्यूचुअल फंड्स या डेट जो भी बेसिकली आपके ईटीएफ्स वगैरह है उनकी सेल वैल्यू। और नीचे नेक्स्ट कॉलम में सिंपली आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी जो भी टोटल बाय वैल्यू है वो डालनी है, तो नीचे आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। गाइस ये हमारी कैपिटल गेन के अंदर भी रिपोर्टिंग हो चुकी है बाकायदा। हमारी शॉर्ट टर्म भी हमने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म भी कर दिया और साथ में डेट बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स थे वो भी हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिए। अब यहाँ पे अगर मैं वीडियो सेक्शन की बात करूँ तो अगर आपने क्रिप्टो वगैरह बेचे हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर और वही सेम चीज़ें टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो भी आपका सेल वैल्यू है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे डालना है। ध्यान रखिएगा क्रिप्टो में ये लॉस बुक नहीं करता है, ना ही उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे जनरली आपको केवल प्रॉफिट्स की मिलने वाली एंट्रीज डालनी पड़ती है 1 बाय 1 करके। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम जो है आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का मिलने वाला है, जिसके अंदर आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें होती है और मोस्टली आपको प्रेफर्ड मिलने वाला है, जिसको आप अपने एएस के स्टेटमेंट के साथ में क्रॉस चेक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे प्रेफर्ड मेरे को अपना सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, डिपॉजिट वगैरह देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर कोई ऐसी अदर इनकम है जिसको आप रिपोर्ट करना चाहते हो, उसका एक डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी अदर का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली अपना एक डिस्क्रिप्शन डालो और अपनी जिस भी टाइप की इनकम है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आपको 3 शेड्यूल मिलेंगे, CYLA, BFLA और CFL शेड्यूल। जी हाँ, तो इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तीनों शेड्यूल को जो है ओपन करके सिंपली कंफर्म करना है, सिस्टम अपने आप सारी चीजें करेगा। अब गाइस नेक्स्ट शेड्यूल हमारा चैप्टर 6 से आता है, लेकिन हम लोगों ने न्यू टैक्स सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है। तो भाई इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एनपीएस का जो केवल एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है केवल उसका बेनिफिट देखने को मिलता है, बाकी जितनी भी डिडक्शन होती है एटीसी वगैरह ये सब आपको डिसेबल देखने को मिलेगी। इसके बाद में लास्ट कॉलम में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर आपने जो भी इनकम डालनी है वो उसकी आपको सिंपली तरीके से समरी दिखाने वाला है। नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपने जो भी टीडीएस वगैरह पे कर रखा है वो सिंपली आपको सारी एंट्रीज दिखाएगा। और लास्ट कॉलम के अंदर आपकी जितनी भी यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी, जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा उसमें से कितना यहाँ पे टीडीएस वगैरह जो है सेट ऑफ हुआ और कितना आपको पे करना है वो सिंपली आपको समरी दिखाने वाला है। तो इस तरह से हमें न्यू टैक्स में पता लग गया कि मुझे 1.24 लाख रुपीस का टैक्स पे करना है। अब मुझे कंपेयर करना है इसको ओल्ड टैक्स रजीम के साथ में। इसके लिए बड़ा ही सिंपल चीज है, आपको वापस अगेन जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है और जिस ऑप्शन को आपने भाई नो कर रखा था उस ऑप्शन को सिंपली यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले अगर मैं सैलरी वाले कॉलम्स की अंदर बात करूं तो यहाँ पे पहले सेक्शन 10 अलाउंसेस के अंदर आपको HRA LTA के बेनिफिट्स नहीं देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे आप बकायदा देख सकते हैं हाउस रेंट अलाउंस, LTA वगैरह और बाकी जितने भी अलाउंसेस होते हैं एग्जेम्प्टेड वो सारे आपको दिखाई देगा। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पहले केवल रेंटल जो प्रॉपर्टी होती थी उस पे आपको होम लोन का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता था, लेकिन अब से अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड भी देखेंगे तो वहां पे भी इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरो कैपिटल का कॉलम खुल चुका है जिसके अंदर आप इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। इसके बाद में अगला जो चेंज होगा वो चैप्टर 6A के अंदर होगा, जहां पे पहले आपको ATC की डिडक्शन वगैरह देखने को नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे आपको एडिटिव्स पे आप देख सकते हो ATC का कॉलम अनेबल हो चुका है, जहां पे आप 1.5 लाख की डिडक्शंस वगैरह अवेल कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो और भी आपकी जितनी भी डिडक्शंस होती है वो सारी अनेबल हो चुकी है, जैसे एनपीएस का सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको
आपको इंटरेस्ट का जो सेविंग अकाउंट का डिडक्शन देखने को मिलता है वो भी सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें डिडक्शन इंसर्ट करने के बाद में अब वापस आपको लास्ट वाले कॉलम के अंदर आना है और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मुझे अब ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है या कितना मेरा टीडीएस का रिफंड है। तो इस तरह से न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम में आप इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे और अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे कि मेरे को न्यू के साथ में जाना है या फिर ओल्ड के साथ में जाना है। लास्ट में कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली आपको एक पीडीएफ का प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आप अपनी आईटीआर को वैलिडेट करोगे, कोई एरर होगा तो आपको दिखा देगा वन वैलिडेशन सक्सेसफुल, और लास्ट में एक आधार ओटीपी डालो और आपकी आईटीआर 2 यहाँ पे सिंपली तरीके से सबमिट हो जाती है। गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आईटीआर 2 के अंदर आप न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर कंपैरिजन कर सकते हो। कोई भी एडिशनल फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है और क्या क्या कौन कौन सी डिडक्शंस आपको देखने को मिल जाती है न्यू वर्सेस ओल्ड के अंदर। बाकी गाइस अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल से सर्विस लेना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग के जो भी फीडबैक्स है, कमेंट्स है, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।